My dear student and viewers, नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 9th के इतिहास के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले नाजी विचारधारा को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। एक इतिहास में ये काला अध्याय के रूप में है। इस पढ़ाए जाने का उद्देश्य ये है कि इससे सीख लेकर भविष्य में दोबारा ऐसी घटना न घटित हो। मुख्यतः इसी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाता है। नाजी विचारधारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देश जर्मनी में उद्भव होता है। इसका मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होती है। प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार भी उसी को माना जाता है, इसलिए उसके ऊपर कठोर शर्तें वर्साई की संधि के द्वारा लाद दी जाती है और जो नव निर्मित वाइमर गणराज्य था वो भी सफल नहीं हो पाया और युद्ध के बाद वहाँ बेरोजगारी, महंगाई चरमोत्कर्ष पर था। जनता में हताशा थी और मुआवजा देने का अलग ही लोगों में चिंता थी। इन सब परिस्थितियों को लेकर 1933 में नाजी विचारधारा के माध्यम से हिटलर का उदय होता है और वो वहाँ तानाशाह बनता है। तानाशाह बनते ही पूरी तरह से जर्मनी में सेंसरशिप लागू कर दी जाती है और नाजी विचारधारा के आधार पर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाने लगा और माताओं का एक ही कर्तव्य माना गया कि वो केवल जर्मन राष्ट्र के लिए अच्छे सुडौल स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। नागरिक केवल काम करेंगे तो राष्ट्र के लिए ही काम करेंगे, उसकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होगी बल्कि राष्ट्र के विकास के लिए ही उनकी स्वतंत्रता निहित है। और हिटलर के विचार एक वैज्ञानिक थे, डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर भी आधारित था और स्पेंसर का सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का भी एक सिद्धांत था। उनका मानना था कि जो पृथ्वी पर दुनिया में शक्तिशाली है उसी को जीवित रहने का अधिकार है। हिटलर ने वांछित और अवांछित में अंतर किया और जो आर्य जाति हैं उनको सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनका ये कल्पना लोक था, यूटोपिया था और दूसरे प्रजाति के लोग निम्न श्रेणी के थे, इसलिए उनको अवांछित मानते थे। उनको जीने का अधिकार नहीं है। कंसंट्रेशन कैंपों में अंतिम समाधान के लिए संक्रमण मुक्ति केंद्रों पर भेज दिया जाता था, उनकी ये नीति थी। साथ ही साथ हिटलर यहूदियों से बहुत नफरत करता था। क्योंकि हिटलर ईसाई धर्म को मानने वाला था, उसका मानना था कि यहूदी हत्यारा है, ईसा मसीह को मारे। साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों को भी जिम्मेदार ठहराता है कि जर्मनी का हार इसके पीछे यहूदी भी हैं। इस सब दृष्टियों से लेकर
यहूदी समुदाय के प्रति हिटलर का बहुत सख्त नफरत करता था। इसी विचार के आधार पर जर्मनी का पुनर्निर्माण हुआ और एक उग्र राष्ट्रवाद के रूप में परिणित हुआ, जिसकी परिणाम अपने देश की जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हिटलर चाहता था कि अधिक से अधिक भूमि का अधिग्रहण करे। 1939 के पहले ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लेता है और पोलैंड पर आक्रमण करता है भूमि क्षेत्र को ग्रहण करने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए, और पोलैंड वासियों को घोर यातनाएं देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि साम्राज्यवादी नीति का पोषक है अधिक से अधिक भूमि को अधिग्रहित करके जर्मन साम्राज्य को फैलाना चाहता था, जिससे जर्मनी की समस्या जो है उसका समाधान कर सके। अंततः द्वितीय विश्व युद्ध 45 तक चलता है और इसके अंतर्गत जर्मनी की सूचनाएं दूसरे देशों में, उसके पड़ोसी देशों में भी नहीं कुछ पहुंच पाती थी। क्या जर्मनी के अंदर हो रहा है? व्यापक स्तर पर होलोकॉस्ट हुआ, नरसंहार हुआ, जिसमें यहूदी ही 50-60 लाख मारे गए। और इसके साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का जिम्मेदार हिटलर के चलते पूरे विश्व में लगभग 5-6 करोड़ लोग मारे गए, कई लोग बेघर हुए और महिलाएं, परिवार जो था पुरुष विहीन हुआ। ये हमारी पारिवारिक संरचना बिखरा। ये सब नाजीवाद विचारधारा, इसके साथ साथ फारसीवादी और जापान के द्वारा सहयोग के चलते जो धुरी राष्ट्र बना द्वितीय विश्व युद्ध में, इसके पीछे वो भी कारण है। तो ये उसका क्रिया विधि जो नाजी विचारधारा का है, नरसंहार की क्रिया विधि, जो उसके विरोधी है उसको समाप्त कीजिए, हटाइए, शुद्ध जर्मन आर्य का समाज हो, वही जीने का अधिकार है। इस तरह से उसकी विचारधारा थी। बहुत बर्बादी विश्व में लाया हिटलर का विचार, नाजीवाद का विचार। इसका परिणाम ये देखते हैं, युद्ध तो समाप्त हुआ लेकिन व्यापक स्तर पर बहुत विनाश हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही विश्व के देश सचेत हुए कि भविष्य में फिर उपनिवेश जैसी नीति न अपनाई जाए कि ऐसी घटना फिर दोबारा हो। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। साथ ही साथ देखते हैं कि उपनिवेश की समाप्ति के लिए भी शक्तिशाली देश अमेरिका, सोवियत संघ ने प्रयास किया कि यूरोप के द्वारा विश्व के अन्य देश, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया महादेश में उपनिवेश जो बनाए गए थे उसको समाप्त करने, उन देशों को स्वतंत्रता दिलाने का भी दबाव डाला गया। ये हुआ भी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरी दुनिया के देश जो कहे जाते हैं, जो स्वतंत्र हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक रूप से भी बहुत विश्व में परिवर्तन आया। ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत, सम्मेलन के तहत देखते हैं विश्व बैंक और IMF का गठन किया गया। विश्व के देशों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए इन बैंकों के द्वारा, IMF के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि गलत देश गलत उपाय न अपनाए। और गैट की भी स्थापना किया गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, नियंत्रण के लिए। क्योंकि देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पीछे मुख्य कारण उपनिवेशवाद ही था, जो विश्व व्यापार
औद्योगिकरण के बाद यूरोप में अधिक से अधिक उत्पादन हुआ, उसको खपाने के लिए यूरोप के लोगों ने दूसरे देशों में व्यापार के लिए जाना प्रारंभ किए और अधिक से अधिक उपनिवेश भी अधिग्रहित करने का प्रयास किया। ये नीति ही, उपनिवेशवादी नीति ही यूरोप के लोगों में गुटों का निर्माण करके प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी अधिक से अधिक उपनिवेश ग्रहण करने के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिटलर आत्मसमर्पण कर लेता है। फिर विश्व की संरचना एक नई दृष्टि से की जाती है ताकि भविष्य में तीसरी विश्व युद्ध की नौबत ना आए। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।